बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम वास्कुलर डिसऑर्डर को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज की हार्डनिंग होती है, आर्टीरियल वाल की थिकनिंग होती है। ओके, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बाय द थिकनिंग ऑफ देयर वाल। अब इसको मज़ीद 4 में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक सिंपल आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो स्मॉल आर्टरीज और आर्टरियोल को इन्वॉल्व करता है। नंबर 2 मोनकी बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस जो मस्कुलर मीडियम साइज आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कैल्शियम की डेपोजिशन होती है। और लास्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। ब्लड वेसल के बारे में आपने ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कैपिलरीज का होता है, जबकि मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम वेन्स के अंदर होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्राइमरीली डिजीज़ होता है, किसका? इंटीमा का डिजीज़ होता है, इनर मोस्ट लेयर का डिजीज़ होता है। और यहाँ पर लीयंस होती है जिसको एथीरोमा कहते हैं। ओके, ये इन्वॉल्व करता है लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज को, इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी। और यहाँ पे जो लीयंस होती है उनको एथीरोमा या एथीरोमेटस प्लाक या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं। ओके, अब एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर को आपने स्टडी करना है। ओके, तो जो रिस्क फैक्टर है वहाँ पर हम इसको कितने में डिवाइड करते हैं? हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर टेबल बना हुआ है। नंबर 1 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ऐसा रिस्क फैक्टर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डिसलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज, मेल जेंडर। जबकि लास्ट में कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन, सीआरपी का लेवल ज़्यादा होना, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लाइपोप्रोटीन ए, प्रोकागुलेंट का लेवल ज़्यादा होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, टाइप ए पर्सनैलिटी, ओबेसिटी, अल्कोहल। तो ये एडिशनल रिस्क फैक्टर होते हैं। तो पहले मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। ये 4 होते हैं: हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़। हाइपरलिपिडीमिया के अंदर सीरम लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मेनली कोलेस्ट्रॉल। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होती है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की सिंथेसिस को या फॉर्मेशन को इनिशिएट कर देती है। अब इसके अंदर आपने क्या क्या याद रखना है? सीरम लिपिड्स कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर? तो पहला है एलडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ओके, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो सकती है। एलडीएल का मेन फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से पेरिफेरल टिश्यू की तरफ लेके जाना। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका ज़्यादा होना बताता ये कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी या चांसेस कम है। जो एचडीएल है इसने कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल से उठाना है और लीवर के पास पहुंचाना है, जिसने इसको बाइल में एक्सक्रीट करवा देना है। एक्सरसाइज और अल्कोहल कंजप्शन एचडीएल को बढ़ा देती है, लेकिन ओबेसिटी और स्मोकिंग उसको कम कर देती है। ओके, इसके बाद सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है नॉर्मली 140 से 240 तक होता है। ओके, जितना ज़्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। वो जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है वो सैचुरेटेड डाइट से रिलेटेड होता है। ओके, अगर आप सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा लेते हो तो सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो अगर आपने एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है तो एलडीएल को कम कर दो, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो या एचडीएल को बढ़ा दो। ये किस तरीके से होगा? नंबर 1 डाइट्स होती है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है? कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, कुछ ऐसी डाइट है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ओके, तो आपने ऐसी डाइट जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो लेनी है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ़िश ऑयल में देखने को मिलती है। कुछ ड्रग्स होती है लाइक स्टैटिन्स जिसने एचएमजी या कोरिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देना है। जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, यानी एथेरोमेटस प्लाक से कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा, लीवर के पास भेजेगा, लीवर इसको बाइल में एक्सक्रीट कर देगा। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होता है जिनमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और नंबर 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। इनके अंदर आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया देखने को मिलता होता है। कौन सी डिजीज़ है उसको याद किस तरह से करना है? हैंट, हाइपोथायरॉयडिज्म, अल्कोहलिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड डी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है जो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ते रहते हैं जैसे ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के बारे में बात करते हैं।
तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ करनी है ताकि एमआई स्ट्रोक के चांसेस कम हो। इसके बाद सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर। ओके, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है स्मोकर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। डायबिटीज़ मेलाइटस ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ किस तरह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया करती है। ओके, तो जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं ओके, उनमें पहले ही माइक्रोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एथेरोमेटस प्लाक बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो पहला है जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़। लाइक कुछ ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे जो इनहेरिटेड थे। स्मोकिंग कभी भी इनहेरिटेड नहीं होती, लेकिन हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस ये इनहेरिटेड होते हैं, पॉलीजीनिक होते हैं। ओके, इसके बाद फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में रन करती है, मल्टीफैक्टोरियल होती है, एज के साथ रिलेटेड होता है। और इसके अलावा सेक्स में जो प्री मोनोपॉजल वुमेन होती है उनमें एस्ट्रोजन होता है, डैट इज़ वाई कि इनके अंदर रिलेटिवली एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होते हैं। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का पैथोगनोमिक फीचर है एक्यूलेस टेंडन ज़ैंथोमा। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में देखने को मिलता है ये चीज़। इसके बाद एडिशनल रिस्क फैक्टर है, पहला है इन्फ्लेमेशन, ये भी एथेरोजेनेसिस करवाती है। नंबर 2 सीआरपी, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को प्रिडिक्ट करता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है। इसके बाद हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें सेंट्रल डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी होती है। लाइपोप्रोटीन ए का लेवल ज़्यादा होना, लाइपोप्रोटीन ए एलडीएल की अल्टर्ड फॉर्म होती है, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलपीए प्लाज्मिनोजन को रिजेंबल करती है, ये प्लाज्मिनोजन के साथ कॉम्पीट करती है इन द क्लॉट्स और ये क्लॉट की जो क्लियरेंस है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से क्लॉट बना रहेगा। ओके, और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट है रेस्ट प्रोकोगुलेंट लेवल, जितना ज़्यादा प्रोकोगुलेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्लॉट बनेगा। इसके बाद इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती है। स्ट्रेसफुल लाइफ है, टाइप ए पर्सनैलिटी, ओबेसिटी है क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस ये चीज़ें हो सकती है। अल्कोहल कंजप्शन, कहते हैं अल्कोहल लेने की वजह से क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ कम से कम होते हैं। ओके, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करे 20 मिनट की तो वो प्रोटेक्टिव होती है। एक्सेस अल्कोहल ले, ओके, तो कहते हैं कि अगर मॉडरेट अल्कोहल लेते हैं तो क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ कम से कम होती है, लेकिन ज़्यादा ले ले तो हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद इंस्यूडेशन हाइपोथेसिस है। इंस्यूडेशन हाइपोथेसिस का मतलब है कि प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होती है, वो आगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाती है। इसके बाद यानी ये किसकी बता रही है, पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके कुछ हाइपोथेसिस होते हैं। इंस्यूडेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक जो लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। इंक्रोस्टेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक पहले स्मॉल म्यूरल थ्रोम्बाई होगा हार्ट वेल्व्स के ऊपर, जहाँ पर एंडोकार्डियल डैमेज होता है तो वहाँ पर थ्रोम्बाई बनते हैं, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो प्लाक बन जाते हैं। फिर इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि प्रोलिफरेट जाती है स्मूथ मसल के अंदर, ओके, मीडिया से इंटीमा में जाती है और वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस के मुताबिक पहले क्रॉनिक यानी पहले कोई एंडोथेलियल इंजरी होगी, फिर क्रॉनिक रिस्पॉन्स होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या हीलिंग होगी, और फिर उस जगह पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल वगैरह हो गए। तो नंबर 1 एंडोथेलियल इंजरी एंड द डिसफंक्शन। एंडोथेलियल इंजरी क्यों हो सकती है? नंबर 1 हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस की वजह से, क्या अगर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब है, लाइक ब्रांचिंग पॉइंट है या जिस जगह से वैसल्स निकल रही है, इनकी ओपनिंग है, उस जगह पर हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस हो सकती है। रिस्क फैक्टर की वजह से हो सकती है, लाइक हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग या डायबिटीज़ जिसमें ग्लाइकेशन होती है, या होमोसिस्टिनीमिया, इम्यून कॉम्प्लेक्स या इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, अब एंडोथेलियल इंजरी हो गई है, कॉज देख लिया, इसका इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1 WBC की एडहीजन होती है। नंबर 2 वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3 प्लेटलेट की भी एडहीजन होती है, थ्रोम्बोसिस होती है। नंबर 4 LDL मूव कर जाती है एंडोथेलियम से इंटीमा के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो पहले चिपके के और LDL की माइग्रेशन होती है, फिर मोनोसाइट की माइग्रेशन होती है। ओके, जो ल्यूकोसाइट एडहियर हुए हुए थे वो मोनोसाइट्स होते हैं, ओके, मेनली, और टी लिम्फोसाइट होती है, और जो लिम्फोसाइट की एक्यूमुलेशन होती है वह थीरोमा की फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। ठीक हो गया। जो लोकली प्रोड्यूस कीमोकाइंस होती है, जो लोकली प्रोड्यूस होते थे वो एंडोथेलियल सेल्स से मोनोसाइट की पेनिट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मोनोसाइट इंटीमा में माइग्रेट करेंगे जहाँ पे मैक्रोफेजेस बन जाएगा। इसके बाद लिपिड एक्यूमुलेशन है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता था तो एंडोथेलियल सेल से
लाइपोप्रोटीन की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है और जो एलडीएल है वो इंटीमा के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। पहले लाइपोप्रोटीन मूव कर रहे थे, कहाँ से मूव कर रहे थे? एंडोथीलियम से इंटीमा के अंदर। क्यों? क्योंकि एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो गई थी। और जो एलडीएल है उनकी ऑक्सीडेशन होती है बाय फ्री रेडिकल, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेजेस पर रिड्यूस करते हैं या फिर डिसफंक्शनल एंडोथीलियल सेल पर रिड्यूस करते हैं। जो मैक्रोफेजेस थे उन्होंने लाइपोप्रोटीन को इनगल्फ कर लिया और ऑक्सीडाइज एलडीएल को इनगल्फ कर लिया, जिससे वो फोमी सेल बन गए। जो फॉर्म सेल्स हैं इनकी एपोप्टोसिस होती है और वो लिपिड्स को रिलीज करती है, और जो लिपिड रिच सेंटर बन जाएगा। और जो लिपिड रिच सेंटर होता है इंटीमा के अंदर तो वो नेक्रोटिक कोर होगा। फिर जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है, ओके ठीक है, वो एंडोथीलियल सेल के लिए साइटोटॉक्सिक होता है और स्मूथ मसल के लिए भी, जो कि उनको नुकसान पहुंचा देगा। जो ऑक्सीडाइज एलडीएल होता है, ओके ठीक हो गया, तो जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज को, यानी मैक्रोफेज की एक्टिवेशन कराता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन, जो मजीद एडहियन करेगा, कीमोकाइन जो मजीद एक्यूमुलेशन करेगा, आरओएस की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा और ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन को, ईसीएम की डेपोजिशन को बढ़ा देती है। इसके बाद माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल इनटू द इंटीमा है, जिस लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो प्रोड्यूस होती है, तो वो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन करा देती है। स्मूथ मसल माइग्रेट करते हैं इंटीमा के अंदर और प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, ओके इंटीमा के अंदर, और ईसीएम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और इसके बाद लिपिड एक्यूमुलेशन है, जो सेल के अंदर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है वो इंस्यूडेशन की वजह से होती है, ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, ओके ठीक हो गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो दो मेन चीज़ें हैं, फैटी स्ट्रीक और एथेरोमेटस प्लाक। फैटी स्ट्रीक अर्लीस्ट या प्रीकर्सर लीजन्स होती है, ओके ग्रॉसली बात करें तो ये छोटी छोटी होती है, फ्लैट येलो लीजन्स होती है इंटीमा के अंदर, जो मिलकर बड़ी बड़ी लीजन्स हो सकती है, ओके ये माइल्ड एलिवेशन होती है अबव द इंटीमा। अगर माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो ये लिपिड फील्ड फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं, सबसे पहले लीजन्स होती है फैटी स्ट्रीक। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ओके तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये किन किन के अंदर होता है? लोअर एब्डोमिनल अयोर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लेटल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विल्लस, इनमें बनता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी सिविरिटी के बारे में बात करें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। कलर की बारे में बात करें तो वाइट टू येलो होती है, ओके अगर थ्रोम्बस बन गया तो ये रेड ब्राउन हो सकती है। साइज़ की बारे में बात करें तो ये 0.3 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इरेगुलर लीजन्स होती है, पैची लीजन्स होती है, एक पोर्शन को इन्वॉल्व करती है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो लिपिड होता है जो कि फाइब्रस कैप से कवर होता है, ओके ठीक हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है एब्डोमिनल अयोर्टा, और एथेरोस्क्लेरोसिस की माइक्रोस्कोपी करें तो नेक्रोटिक सेंटर होता है जिसका फाइब्रस कैप होता है। माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो आपको सेल, ईसीएम और लिपिड्स देखने को मिलता है। सेल स्मूथ मसल मैक्रोफेजेस टी सेल होते हैं, ईसीएम में कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, प्रोटियोग्लाइकान, और लिपिड में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड होते हैं। अब जो ये कंपोनेंट होते हैं ये तीन रीजन्स के अंदर होते हैं। सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, सुपरफिशियल फाइब्रस कैप के अंदर स्मूथ मसल सेल और कोलेजन होगा। नेक्रोटिक कोर के अंदर लिपिड्स, डेब्रिस, फॉर्म सेल्स, फिब्रिन वगैरह होगा। और इसका जो शोल्डर है, पेरिफेरल रीजन है, तो वहाँ पर मैक्रोफेजिस टी सेल्स होती है। न्यू वास्कुलराइजेशन भी देखने को मिल सकती है आपको। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? तो इसका निमोनिक है हार, ओके या उसको आप टीयर से या कैट से, जिस मर्जी से याद रख सकते हो। पहला है रप्चर, अल्सीरेशन और इरोजन। अगर प्लाक ल्यूमिन में प्रोसीड करता है तो ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। जब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, ओके तो एंडोथीलियम की डिसफंक्शन हो सकती है, ओके रप्चर हो सकता है प्लाक का, ठीक है। और प्लाक अगर रप्चर हो गया तो उसकी अल्सरेशन हो सकती है इंटीमा की, या इंटीमा की इरोजन हो सकती है। नंबर 2 हैमरेज इनटू द प्लाक, अगर फाइब्रस कैप डैमेज हो गया तो प्लाक के अंदर हैमरेज हो सकता है। अल्सरेशन, इरोजन या रप्चर की वजह से ब्लड कोलेजन से एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। इसके बाद एथेरोएम्बोलिज्म है, प्लाक फट गया तो एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस कहीं और पहुंच जाएगी। एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वैसे तो ये इंटीमल डिजीज़ है, लेकिन ये मीडिया की प्रेशर या स्कीमिक एट्रोफी कर सकती है, इलास्टिक टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती है। जब इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाएगी तो एनोरिज्म की डायलेशन होना शुरू हो जाएगा, जो कि रप्चर हो जाएगा। इसके बाद कैल्सिफिकेशन है, जो कि सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया में देखने को मिलती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। तो ये थी कॉम्प्लिकेशन। अब इसके बाद मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एमआई, स्ट्रोक, एओर्टिक एनोरिज्म या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ओके ठीक है। या एथेरोस्क्लेरोसिस के क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
इसके बाद स्टेबल प्लाक लिखा हुआ है। स्टेबल प्लाक ऐसा प्लाक है जो कि थिक डेंसली कोलाजिनस फाइबरस कैप होगा, मिनिमल इन्फ्लेमेशन होती है, नेग्लिजिबल लिपिड कोर होता है, जबकि वल्नरेबल के अंदर बहुत सारे फॉर्म सेल्स होते हैं। इसके बाद क्लिनिको पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस, तो पैराथीरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस है। नंबर 2 एक्यूट प्लाक चेंज है। नंबर 3 थ्रोम्बोसिस और नंबर 4 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं।